नमस्कार, मैं गायत्री लाई हूं आपके लिए यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें तेज रफ्तार से देती हूं उत्तराखंड की हर खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं खबरों के सफर पर। देवभूमि उत्तराखंड में जंगल इन दिनों आग की चपेट में है। धीरे धीरे आग आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी में ज्यादातर जंगल जलकर राख हो गए हैं। रविवार को गढ़वाल से कुमाऊं तक 8 जगह जंगल आग की चपेट में आ गए। इस फायर सीजन में जंगलों में आग लगने की घटनाएं 600 से ज्यादा हो गई हैं। 200 से ज्यादा घटनाएं गढ़वाल में और 300 से ज्यादा कुमाऊं मंडल में घटी हैं, जबकि 50 से ज्यादा घटनाएं वन्य जीव क्षेत्र की है, जिससे 735 हेक्टेयर से अधिक वन्य क्षेत्र प्रभावित हुआ है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र में आग की 2 घटनाओं में कई हेक्टेयर जंगल चपेट में आ गए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग को बुझाने के लिए धामी सरकार ने सेना की मदद ली है। सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। वायुसेना के 15 से ज्यादा हेलीकॉप्टर जंगलों की आग बुझाने की लगातार पानी की बौछार कर रहे हैं। रविवार को वायुसेना ने भीमताल झील से पानी लेकर मनोरा और भवाली रेंज में आग बुझाई। जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर धामी सरकार अलर्ट मोड पर है। खुद सीएम धामी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। जंगल की आग को देखने के लिए उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया है। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश भर में जंगलों में लगी आग को बुझाने में सेना और एनडीआरएफ जवानों की मदद ली गई है, तो 4000 से ज्यादा कर्मचारियों को भी आग बुझाने के लिए लगाया गया है। नैनीताल क्षेत्र में सबसे ज्यादा आग लगी है। यहाँ 590 कर्मचारियों को लगाया गया है। इनमें से 250 वनकर्मी, 300 फायर वॉचर और 40 एनडीआरएफ के जवान हैं। एनडीआरएफ के जवान वहां आग बुझा रहे हैं जहां वनकर्मी नहीं पहुंच सकते हैं। नैनीताल के जंगलों में आग गर्मी की वजह से बढ़ती जा रही है। रविवार को गश्त के दौरान वन्य कर्मियों ने 8 लोगों को जंगल में आग लगाते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। इनमें 5 लोग गढ़वाल मंडल और 3 कुमाऊं मंडल में गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार लोगों में मौसर आलम, नाजिफर आलम, फिरोज आलम, नूरुल, शालेम बिहार के रहने वाले हैं। एक नेपाली मजदूर भी है। ये सभी इसी क्षेत्र में मजदूरी का काम करते हैं। बाकी अन्य आरोपियों के नाम का पुलिस ने अब तक खुलासा नहीं किया है। खिरसू अनुभाग में पौड़ी रेंज नांदेड़ में हमारी टीम द्वारा कुछ शरारती तत्वों को 5 लोगों को आग जलाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और उनको जो है हम लोगों ने भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत उनके विरुद्ध अपराध निर्गत किया है और उनको जो है सीजेएम के कोर्ट में पेश किया गया है। उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई गतिमान है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी दी है कि अभी तक आग लगाने के मामलों में 196 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें कुल 23 आग की घटनाएं ऐसी है जिन्हें लगाने वालों का वन विभाग ने पता लगा लिया है। इन मामलों में कुल 29 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 176 केस अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार वन विभाग ने जंगलों में आग के लिए सीधे तौर पर डीएफओ को जिम्मेदार बताया है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की भी नजर है। नासा ने सैटेलाइट रिकॉर्ड से बताया कि राज्य में इस महीने आग की 5710 घटनाएं हुई, जबकि पिछले साल अप्रैल में 1046 थी। यानी इस बार 5 गुना ज्यादा आग की घटनाएं हुई हैं। इनमें खेतों में पराली जलाने से लेकर बड़ी मात्रा में कूड़ा जलाने की घटनाएं भी शामिल है। तस्वीरों में जहां लाल डॉट आपको दिख रहा है, वहां आगजनी की घटनाएं हुई हैं। अप्रैल में जहां पहाड़ों में एक तरफ गर्मी का एहसास हो रहा है, तो कई जगहों पर जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। वहीं चमोली जिले के सीमांत नीति घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के साथ ही नीति घाटी समेत जोशीमठ में एक बार फिर सर्द हवाओं का सितम देखने को मिल रहा है। रविवार सुबह तक नीति घाटी में आधा फीट के करीब बर्फबारी हो चुकी थी। इसके साथ ही नीति घाटी में जबरदस्त ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है।
टिहरी में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय छात्रावास में इन दिनों पानी का भीषण संकट है। इससे विद्यालय के हॉस्टल में रह रही 150 छात्राएं बूंद बूंद पानी को तरस रही है। छात्राओं को पीने के पानी के लिए करीब 2 किलोमीटर की दूरी नापनी पड़ रही है। हॉस्टल में पानी की समस्या के चलते छात्राएं 2 हफ्ते से नहाने और कपड़े धोने जैसे काम नहीं कर पा रही हैं। कई छात्राएं तो हॉस्टल छोड़कर घर चली गई हैं। छात्राओं का कहना है हॉस्टल में हर समय पानी की किल्लत बनी रहती है, पर गर्मियों में हालात और खराब हो जाते हैं। आरोप है कि जल निगम से कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। यहाँ पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है। हमें पानी के लिए बहुत दूर काफी दूर जाना पड़ता है। कई बार तो गांव वाले हमें मना कर देते, लेकिन मैम और उनसे कांटेक्ट करके उन्हें मना देते तो हम उधर पानी लेने जाते। अगर पानी की कुछ ज्यादा ही समस्या कई दिन तक बच्चे नहा नहीं पाते तो उन पे एलर्जी भी हो जाती है और बीमार भी होने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पानी की इतनी दिक्कत है कि हम ना बीमार पड़ जाते हैं। हमारे ना फुंसिया होती है, ये देखो। और अगर हमने गांव में जाते हैं ना पानी लेने, तो वो वहाँ से भी भगाते हैं हमें। अगर यहाँ ऐसा रहा तो हमारे यहाँ से जाने की संभावना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की समस्या रहती है। बच्चे यहाँ पे एक हफ्ते नहाते हैं और यहाँ से बहुत दूर आम पाटा से पानी लाते हैं और वहाँ भी बहुत कम पानी है। भीषण गर्मी के चलते लगातार आ रही पेयजल किल्लत को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी शहर के वॉशिंग सेंटरों पर रोक लगा दी है। इससे वॉशिंग सेंटर वाले कुछ समय तक कार और बाइक की वॉशिंग नहीं कर पाएंगे। हालांकि पेयजल का इस्तेमाल वाहन की धुलाई में करने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसलिए डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी की अगुवाई में जल संस्थान की टीमें शहर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। जो लोग पीने के पानी का इस्तेमाल वाहनों की धुलाई में करते पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, जिसमें जितने भी वॉशिंग सेंटर हैं, सर्विस सेंटर हैं जो कार वॉश करते हैं, इसके अलावा जिसमें निर्माण कार्य हाल फिलहाल में जो शुरू हुए हैं उन पर रोक लगाई गई है। उसी के तहत जितने भी शहर और उसके आसपास में हमारे सेंटर्स हैं उनको करीब हम लोगों ने नोटिस दिए हैं। साथ ही कुछ केसेज पकड़े गए हैं तो उनका पेयजल संयोजन जो है वो डिस्कनेक्ट किया गया है। लगातार इसका अनुश्रवण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। मसूरी में पर्यटन सीजन में पेयजल की दिक्कत ना हो, इसे लेकर एसडीएम दीपक सैनी ने जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। दोनों विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आपस में तालमेल बनाकर मसूरी में पेयजल की आपूर्ति करें। एसडीएम के मुताबिक मसूरी में पर्यटन सीजन में 14 MLD पानी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में 11.5 MLD पानी सप्लाई किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि मसूरी में पेयजल की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जिन जगहों पर तकनीकी दिक्कत के कारण पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही थी, उसे भी दूर कर लिया गया है। 4 MLD पानी जो है वो यमुना पंपिंग स्कीम का जो पेयजल की लाइन से उनको प्राप्त हो रहा है, तो 11.5 MLD पानी जो है वर्तमान में मसूरी में सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा जो है पीक सीज़न की हमारी जो डिमांड एवरेज रहती है वो 14 MLD की रहती है, तो हमारे पास सफिशिएंट पानी उपलब्ध है। इसके अलावा भी हमारे पास 8 MLD पानी यमुना पंपिंग स्कीम में और उपलब्ध है, जो हम ज़रूरत पड़ने पर सप्लाई कर सकते हैं। और जो कुछ इश्यूज़, जैसे कल प्रेस में भी कुछ इश्यूज़ थे यहाँ के संबंधित, तो उनके बारे में भी हमने उनका संज्ञान लेकर दिशा निर्देश जारी करे कि किसी व्यक्ति विशेष को या किसी भी आम जनमानस को अगर कोई समस्या है तो जल निगम और जल संस्थान उसका तुरंत जो है उसका रिड्रेसल करेंगे ग्रीवांस का। वायनाड पर पीएम मोदी के बयान को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हरीश रावत ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। इससे पीएम मोदी घबराए और बौखलाए हुए हैं। इसलिए वो कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वायनाड चुनाव जीतने को कांग्रेस आतंकवादियों की मदद ले रही है। आज वो घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, बौराए हुए हैं, इसलिए ऐसे सवालों को उठा रहे हैं जिन सवालों का इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है। आम मतदाता, आम भारतीय इस समय अपने सवालों पर वोट कर रहा है। सीएम धामी सोमवार को लखनऊ से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन भरने के दौरान मौजूद रहे। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने लखनऊ में मेगा रोड शो निकाला। इसमें भी धामी सीएम योगी के साथ मौजूद रहे। राजनाथ सिंह तीसरी बार लखनऊ सीट से चुनाव मैदान में हैं। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण यानी कि 20 मई को मतदान होगा। रानीखेत से लेकर टिहरी तक मचे बवाल पर अब बीजेपी एक्टिव हो गई है। राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद देहरादून लौटते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने फोन पर विधायक प्रमोद नैनवाल, दर्जाधारी मंत्री कैलाश पंत, पूर्व विधायक दिनेश धनय और विधायक किशोर उपाध्याय से बातचीत की और चारों नेताओं को रविवार को देहरादून पार्टी कार्यालय में तलब किया। अनुशासनहीनता के मामले में सभी नेताओं की भट्ट ने जमकर क्लास ली।
उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया को जानकारी दी है कि यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर स्थित GMVN के 94 गेस्ट हाउस की बुकिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। पर्यटन मंत्री ने उम्मीद जताई है कि पिछले साल के 56,31,000 श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड को इस बार की यात्रा तोड़ेगी, जिनके लिए श्रद्धालु लगातार बुकिंग करवा रहे हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए एक स्टेट लेवल कंट्रोल रूम की भी स्थापना देहरादून में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में की गई है। पर्यटकों और यात्रियों की लंबी कतारों एवं अधिक समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसके लिए 4 धाम यात्रा में धामों के दर्शन के लिए टोकन स्लॉट की व्यवस्था की गई। आपने देखा होगा कि हम जब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं या वीजा का अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो एक नंबर दे देते हैं, नंबर चलते रहते हैं और जब उनका स्लॉट आता है, उनकी अनाउंसमेंट होती है, वो पहुंच जाते हैं। तो यात्रा में जब दर्शन के लिए लोग लाइन में लगते हैं तो कोई 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए हम टोकन और स्लॉट सिस्टम हमने ये बनाया है, तो 1 घंटे के अंदर उनको दर्शन हो जाएंगे और जो पर्यटक है वो अन्यत्र भी जा सकते हैं। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम सौरभ गहरवार ने अपडेट दिया है। डीएम के मुताबिक रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक 11 स्थानों को चिन्हित करते हुए नई पार्किंग तैयार की जा रही है, जिसमें करीब 460 वाहन पार्क हो सकेंगे। सभी पार्किंग के लिए एक ऐप भी बनाया जा रहा है, जिसके जरिए क्षमता के अनुसार वाहनों को निर्धारित पार्किंग पर रखने की व्यवस्था की जाएगी। जबकि यात्रा में घोड़े खच्चरों की पहचान सुनिश्चित किए जाने के लिए भी डिवाइस की मदद ली जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए दूसरी तैयारियां भी अंतिम चरण में है। यमुनोत्री रूट में QR कोड का होगा विरोध। उत्तरकाशी जिले के प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला यमुना घाटी की कार्य समिति की बैठक पुरोला स्थित नगर पालिका सभागार में हुई। इसमें यमुनोत्री धाम रूट में प्लास्टिक रैपर और प्लास्टिक बोतलों पर व्यापारियों द्वारा चस्पा किए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क QR कोड का विरोध भी किया गया। बैठक में तय हुआ है कि सभी व्यापारी आने वाले समय में और कपाट खुलने से पहले अपना विरोध प्रशासन के सामने करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने वाले हैं। तो वास्तविक है भाई, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो जहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ पर न होकर के बजाय जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पर उसका QR कोड का किया जाए। ये तो अब खामखा बेकार व्यापारी को परेशान करने वाली बात हो गई। तो इस चीज़ का हम पूरा विरोध करते हैं और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने वाले। रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां कालीशिला मंदिर से जुड़ी अहम खबर है। इस सिद्धपीठ में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को कई बुनियादी सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। कालीशिला मंदिर अब तक बिजली लाइन से नहीं जुड़ सका है, तो पैदल मार्ग में शौचालय और पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इस सिद्धपीठ में सुविधाओं के बड़े बड़े ऐलान किए थे, लेकिन वो हवाई साबित हुए। आरोप है कि मौजूदा धामी सरकार ने भी यहाँ के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। मौजूदा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती तक इस मंदिर में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी बता रही है कि किसी ने कुछ नहीं किया। कालीशिला मंदिर में दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा ने यहाँ बालिका रूप में दैत्यों का वध किया था। गवर्नमेंट को एक ही चीज़ का डेवलपमेंट करना चाहिए कि यहाँ के लिए एक प्रॉपर रोड हो, यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था हो, यहाँ पे बैठने के लिए चबूतरे बने अच्छे से अच्छे, और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट एक बार जब आएगी यहाँ पे तब वो खुद देख सकते हैं। जो भी यहाँ के नेता हैं, मंत्री हैं, वो एक बार आके खुद देखें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के डेवलपमेंट की जरूरत है। विश्व शांति के लिए ऋषिकेश में एक संत भीषण गर्मी के बीच अपने चारों ओर अग्निकुंड जलाकर कर रहे हैं अनूठी साधना। इन संत का नाम बाबा समर्पणानंद है, जो पिछले 22 साल से इसी तरह कठोर अग्नि साधना कर रहे हैं। बाबा सुबह से लेकर दोपहर तक अपने चारों तरफ 4 अग्निकुंड प्रज्वलित करते हैं और फिर अग्निकुंडों के बीच भारी गर्मी में बैठकर पंचाग्नि साधना करते हैं। बाबा की इस अनूठी और कठिन साधना का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक इनकी प्रक्रिया चलती ही रहती है। कड़ी धूप में, एकदम से कड़ी धूप में इनकी प्रक्रिया चलती ही रहती है। स्वामी जी जनवरी से 13 जनवरी से लेके 11 मई तक ये मौन व्रत में ही रहेंगे और वैसे ही बिना मौन से बात करा करते हैं। हर वर्ष का लागू होता है? हर वर्ष से लागू होता है। हल्द्वानी के रामनगर ब्लॉक के बांसी टीला गांव में 18 अप्रैल की शाम को बाघ ने खेत में काम कर रहे किसान को निवाला बना लिया था। तब से ही वन विभाग बाघ को पकड़ने की कार्यवाही में जुटा हुआ था। खबर है कि वन विभाग को कामयाबी मिल चुकी है, एक बाघिन पकड़ में आ गई है। माना जा रहा है कि इसी बाघिन ने खेत में काम कर रहे किसान को शिकार बनाया।
किसान की मौत के बाद से ही ग्रामीण वन विभाग से बाघिन को गोली मारने या पकड़ने की अपील कर रहे थे। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने अनुमति मिलने के बाद कॉर्बेट प्रशासन ने बाघ को पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास पिंजरा लगा दिया था। साथ ही ड्रोन के जरिए वन विभाग के कर्मचारी लगातार निगरानी रख रहे थे। सोमवार सुबह कामयाबी मिली और एक बाघिन को ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया। वन विभाग सैंपल्स की मदद से जांच में जुटा है कि इसी बाघिन ने किसान को मारा है या फिर वो कोई दूसरा बाघ है। इस टाइग्रेस को रेस्क्यू करके उसको रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है और उसका डीएनए रिपोर्ट्स हमने अभी सीसीएमबी हैदराबाद को भेजे हैं। अगर ये मैच हो जाती है हमारे जो सैंपल हमको बॉडी से मिले थे, तब इसको आगे की कार्रवाई करेंगे। ये लगभग 2 से 3 साल की लग रही है टाइग्रेस, और इसका और डिटेल्स हमें अभी सैंपल जब भेजेंगे उसके बाद। उत्तराखंड बोर्ड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट घोषित किए जाने का इंतजार है, जो खत्म होने वाला है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट 30 अप्रैल को सुबह 11:30 पर घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा होते ही लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स वेबसाइट upsc.uk.gov.in पर जाकर या SMS के माध्यम से अपने रिजल्ट की जांच कर सकेंगे। उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 2 लाख से ज्यादा छात्र बैठे थे। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए देखना ना भूलें श्रेष्ठ उत्तराखंड।